मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग के बजाय आप इक्विटी शेयर भी बोल सकते हैं। पहले तो एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है? दो। कौन से दो? इक्विटी, पहले हमेशा इक्विटी बोलने का, क्योंकि जब नया कंपनी रहता है तो आप प्रेफरेंस नहीं कर सकते, आपको इक्विटी करना पड़ेगा। आप पैरेलल प्रेफरेंस करो लेकिन सिर्फ प्रेफरेंस नहीं कर सकते, इक्विटी तो चाहिए ही चाहिए। आया समझ में? इक्विटी शेयर। नाउ इक्विटी शेयर्स सिंपल सा एक 2 मिनट में फीचर्स देखते हैं। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। दो प्रकार के शेयर्स कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर पे रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? डिविडेंड। तो आपका फीचर नंबर 1, डिविडेंड लास्ट में मिलता है प्रेफरेंस के बाद। दूसरा, डिविडेंड रेट फ्लक्चुएटिंग रहता है। तीसरा, और फुकट के शेयर्स मिल सकते हैं, बोनस शेयर्स। मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और राइट्स जो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स होगा तो पहले एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट शेयर। वो इक्विटी शेयर होल्डर को फैसिलिटी देता है। तो अब मेरिट्स देखते हैं। पहला, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स आप लोगों ने मुझे 10,000 करोड़ दिया तो मैं अभी आपको लौटाऊंगा नहीं, ठीक है? अच्छा, मैं आपको लाइव एग्जांपल सुला का दूं। सपोजिटली सुला कंपनी है, ये रिलायंस का एग्जांपल यदि आएगा तो जरूर दूंगा। सुला वाइन कंपनी है, नासिक की नंबर 1 वाइन कंपनी इन इंडिया। सो उन्होंने 960 करोड़ का शेयर्स लाया मार्केट में, ठीक है? अब आप बोलते हो आपने शेयर्स खरीदे 200 करोड़ के, अभी आप बोलते हो मुझे सुला का शेयर होल्डर नहीं रहना है, तो सुला आपको वापस पैसा देगा नहीं। आपको कहां बेचना पड़ेगा? शेयर बाजार में, थ्रू अ ब्रोकर। मतलब पॉइंट बोलने का तात्पर्य यह है कि ये परमानेंट कैपिटल है। आपने 960 करोड़ जब सुला को दिए तो सुला ये पैसा आपको वापस लौटाएगा नहीं। हाँ, बंद हो जाता है सुला, बंद नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बंद हो जाता है तब आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने पैसा दिया और यदि आपको पैसा चाहिए तो आप शेयर बाजार से आप बेच दो, 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। करोड़ों। अरे क्यों नहीं रहेगा? सुला का लाइव एग्जांपल ले लो, देखना है सुला में कितने शेयर होल्डर्स चल रहा है। आप सुला का, सुला बाय एंड सेल, बाय और सेल, ठीक है? बाय एंड सेल का आप रेशियो देखोगे तो हजारों लाखों में खरीदी बिक्री होता है दिन में, ऐसा होता ही नहीं कि नहीं होगा, ठीक है? सुला विनेयर्ड्स का जो स्टॉक प्राइस जो चल रहा है, ठीक है, कितना? 628 यदि चल रहा है अभी, 627 रुपीज। तो ये जो इसका बाइंग सेलिंग है ना, हर बिड और आस्क देखो, 627, वॉल्यूम कितना है? 10 लाख शेयर्स पे हो रहे हैं। सोचो उसका कितना बाय सेल। तो ऐसा क्वेश्चन क्या था कि बायर और सेलर्स, रेयर केस में होता है बायर सेलर, तो फिर वेट करो जब आ जाए। बेचने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों शेयर्स है उसके। सुला के कितने शेयर्स थे? क्वांटिटी कितना था शेयर्स का? क्वांटिटी बताओ कितना है? कितना था क्वांटिटी? ये देखो इधर 26, एक्चुअली 2,69,00,000 सही है। 2 करोड़, 2 करोड़ में आज बेचने के लिए कितने? 10 लाख है अभी, वो भी अभी, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। लॉजिक समझ में है आपको? सो परमानेंट कैपिटल, ये शेयर बाजार में आप बेचो, सुलह आपको वापिस देगी नहीं। एक ही केस में देगी या 2 केस में देगी। पहला केस कंपनी बंद हो जाए, दूसरे केस में सुलह खुद के शेयर्स बाजार से खरीद रही है, उसको बायबैक बोलते हैं। दूसरा, नो डिविडेंड बर्डन। अच्छा, एक कंपनी को फायदा, कंपनी के विचारधाराओं से आप देखोगे तो कंपनी को आपको पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा चाहिए तो कहां से लो? शेयर बाजार से लो, कंपनी आपको वापस पैसा नहीं करेगी। दूसरा, नो डिविडेंड बर्डन। मैंने आपको क्या बताया था अशोका बिल्डकॉन का एग्जांपल। कंपनी को कंपलसरी डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, यदि इंटरेस्ट रहा तो देना ही पड़ेगा, हर महीने जमा होता है। नहीं दिया तो संपत्ति बेच के दो, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर का रेट शेयर बाजार में गिरेगा, उससे ज्यादा क्या होगा? शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे। तो डिविडेंड बर्डन नहीं है कि देना ही है, प्रॉफिट है तो दो, या प्रॉफिट नहीं है बट पुराना रिजर्व है तो भी आप उसमें से आप दे सकते हो डिविडेंड। लेकिन वो भी कम पड़ रहा है तो ये साल डिविडेंड मत दो, अगले साल कमा के दे देना। सो डिविडेंड का कंपलसरी नहीं है इक्विटी शेयर्स पे देना। तीसरा, नो चार्ज ऑन एसेट्स। अब एक लाइव एग्जांपल आपको लेता हूं मैं। अभी कंपनी को जो पैसा चाहिए, सपोजिटली कंपनी लोन लेती है, ठीक है? आगे ये एक चार्ट में आपको बताना चाहता हूं। वो चार्ट में देखो, डिवेंचर्स, मैंने
ये साइड शेयर से लिया 10 लाख रुपया, ये साइड लिया डिबेंचर से 10 लाख, मुझे क्या देना पड़ेगा इनको, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा डिविडेंड। तो डिबेंचर गिरवी रहता है, 10 लाख के लिए मैंने 10 लाख का संपत्ति दिया रहेगा, आपसे 10 लाख लिया, संपत्ति गिरवी नहीं रखा। सो जब इक्विटी शेयर्स का पैसा आता है तो कंपनी कुछ भी गिरवी नहीं रखती है। आया समझ में? सो आपसे 10 लाख लिया, मेरा संपत्ति गिरवी नहीं रखा है, बट कर्जा लिया है तो संपत्ति गिरवी रखा हुआ है, इसलिए उसको नो चार्ज ऑन एसेट्स बोलते हैं, इजी बोरिंग। क्या होता है, अभी सुला ने 960 करोड़ का पब्लिक से पैसा लिया, अब उसको और 500 करोड़ की जरूरत पड़ती है, तो वो एक प्रकार है राइट शेयर से पैसा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से ले, दूसरा प्रकार है पब्लिक पे जाकर कर्जा ले 500 करोड़ का, उस कर्जे को डिबेंचर बोलते हैं। मतलब एक बार इक्विटी शेयर मजबूत हो गया ना तो कर्जा मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर से कंपनी ने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ऑलरेडी खरीदा होगा, तो इजी बोरिंग हो जाता है इक्विटी शेयर्स के बाद। और लार्ज अमाउंट्स, Hyundai का नाम सुन रहे हैं? इंडिया के 15 4 व्हीलर कंपनीज है, उसमें 4 कंपनीज का 85% मार्केट शेयर है, मारुति, टाटा, Hyundai और एक कोई तो कंपनी है, ठीक है, 4 कंपनीज का मेन दबदबा है। तो Hyundai न्यूज आ रहा है कि Hyundai इंडिया के शेयर बाजार में शेयर्स लाएगी, उसके इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आइकिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो Hyundai जब शेयर्स लाएगी तो क्या हो जाएगी, पब्लिक लिमिटेड। सो जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में पहली बार पब्लिक को शेयर इश्यू करता है उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और वो न्यूज आ रहा है 50,000 करोड़ का IPO होगा। इंडिया का सबसे बड़ा IPO 12-15 हजार करोड़ का है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा IPO एक जमाने में फेसबुक का था 1 लाख करोड़, उससे बड़ा IPO लाया था अलीबाबा चाइनीज ग्रुप अमेरिका में 1.5 लाख करोड़ का। सो फेसबुक ने 1 लाख करोड़ का शेयर लाया था शेयर बाजार में अमेरिका के, नहीं है, लिस्टेड नहीं है, नहीं फेसबुक लिस्टेड नहीं है, आइकिया लिस्टेड नहीं है, होंडा लिस्टेड नहीं है। ओला का भी आ रहा है ना, जानना है ओला का कब आ रहा है? सो आपको चेक करना है, यदि डेट्स आ गया होगा तो ओला IPO के बारे में भी हम देख सकते हैं, ओला IPO डेट कब है, इज ओला गोइंग फॉर IPO, डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट 2024 में आ जाएगा ओला का। हाँ ओला का अच्छा होगा। सो इजी बोरिंग है, कार्स पे भी काम कर रहे हैं। हाँ कार्स, और ये भी बता दूं मैं, लंदन में उबेर या ओला शिप जो है ना, नदी की एक साइड से दूसरे साइड, वहाँ पे ये भी चलते हैं। उबर मैंने सुना है शायद ओला है कि नहीं कंफर्म करना पड़ेगा। फ्लाइंग कार्स का डिस्कस हो रहा है ओला, और ओला का गाड़ी भी तो है, 2 व्हीलर भी ओला का, उसी ओला का ही है वो। अगेन दोनों का बहुत सारे, ओला उबेर है, ग्रीन लोकल है, तो बहुत सारे देख लेने का कौन सा प्राइस किस समय क्या है ना, प्राइस बदलते रहता है, हर सवेरे 8 के पहले अलग होगा, 8 के बाद अलग होगा, रात को 10 के बाद अलग होगा। सो दोनों, वैसे ओला ज़्यादा महंगा दिखता है मुझे पर्सनली उबर से, ठीक है। नाउ आगे बढ़ू, एडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कैन अटेंड 2 प्रकार के जनरल मीटिंग, कौन से, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कंपनी को, देयरफॉर कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब ये शेयर होल्डर के दृष्टिकोण से आप देखोगे क्या कि शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट्स, यहाँ पे आप प्रीएम्प्टिव राइट्स के बजाय राइट शेयर लिख देना। मैंने एग्जांपल लिया था, वापस एक बार ले लेता हूँ। मैंने आपसे 10,000 करोड़ का पैसा लिया है, मुझे और 2,000 करोड़ का पैसा चाहिए, तो मैं आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, राइट शेयर। रिलायंस ने पिछले साल आई थिंक लाया था, पिछले या 2 साल पहले, मस्त दाम में दिया था, कुछ 1400 चल रहा था, 10% डिस्काउंट में दिया था। सो जब एक कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोलती है क्या आप और हमारे शेयर्स खरीदेंगे, उसको राइट शेयर बोलते हैं, और राइट शेयर खरीदना चाहिए, अच्छे दाम में मिलता है। और उसने भी मुझे ऑफर दिया राइट शेयर का, और मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे दोस्त को मैं दे सकता हूँ, आंसर इज यस, दे सकता हूँ। तो ये अभी मतलब टाटा टेक्नोलॉजी का आया था, वो IPO था क्या राइट शेयर था? तो IPO राइट शेयर में फर्क है, स्टार्टिंग में IPO रहता है,
बाद में एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर करना है तो राइट शेयर उसमें आएगा, स्टार्टिंग में राइट शेयर नहीं होता। एक सिंपल सा लॉजिक है, 10,000 शेयर तुमने अप्लाई किया तो 5 लाख शेयर्स का ऑफर आता है, मतलब एक आदमी चाहिए और 500 लोग अप्लाई करते हैं, तो लॉटरी सिस्टम रहता है, जिसका नसीब रहा उसको मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस है, आप 10 आईपीओ में अप्लाई करोगे, 10 या 20, तो आपको एक आईपीओ में शेयर्स मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर शेयर होल्डर कहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है? शेयर बाजार में। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। आया समझ में? आपको शेयर्स बेचना है तो आप बेचो। अब रिलायंस का आपको बेचना है तो आपको रिलायंस का क्या प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस अभी 2937 में आप बेच दो। ठीक है, तो आप मार्केट प्राइस से बेचो या आपको जो प्राइस यदि ऊपर आता है वो प्राइस में बेच दो। एमआरएफ एक समय 80,000 था, 1 लाख है सर, अभी 1 लाख हो गया। 1,29,000 अभी एमआरएफ एक शेयर की वैल्यू, एमआरएफ शेयर प्राइस, तो देखते हैं एमआरएफ का क्या प्राइस चल रहा है। 148,000। वो अभी बढ़ गया है एमआरएफ का 148,000, सबसे हाईएस्ट इंडिया में, सबसे हाईएस्ट दाम एमआरएफ का है एक शेयर का, एक शेयर का। ठीक है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो कहाँ पे? शेयर बाजार में। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। हाई डिविडेंड एंड अर्निंग क्या होता है? अभी रिलायंस ने ये साल कितना 9 रुपये पर शेयर दिया, कितना? 90%। सो अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड भी ज़्यादा हो सकता है, तो तुमको ज़्यादा कमाई भी हो सकता है। फिर फेस वैल्यू स्मॉल, लाइव एग्जांपल रिलायंस का ले लो, कितना फेस वैल्यू? 10 रुपया, अभी कितना चल रहा है? 2,900 प्लस चल रहा है, सो फेस वैल्यू भी स्मॉल रहता है। अब सिक्के के दो पहलू रहता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में कंपनी को फायदा था, शेयर होल्डर को भी फायदा था, तो डिसएडवांटेज कंपनी को क्या है? हैवी कॉस्ट। जब आप शेयर बाजार में लाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, तो आईपीओ लाइव सुला का एग्जांपल ले लो। सुला ने जब आईपीओ लाया था, ठीक है, तो ये देखो सुला के आईपीओ, तो ये प्राइस उनको तय करना पड़ता है, बुक बिल्ट इश्यू, अब ये सब अलग कंसेप्ट है, लेकिन आपको शेयर बाजार से परमिशन लेना पड़ता है, आपको ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, आपको अंडरराइटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, आपको बोलते हैं ना, इतने सारे लोग का काम रहता है, प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है, रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, सो करोड़ों का खर्चा है इसमें, ये मजाक नहीं है शेयर्स का इशू करना। सो पहला डिसएडवांटेज है कि बहुत हैवी कॉस्ट लगता है शेयर्स इशू करने का। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कंपनी पहली बार जब शेयर बाजार में ला रही है। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? 10,000 शेयर्स है, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाया, तो पर कमाई कितना हुआ? 10 रुपया। अब इक्विटी शेयर मैंने बढ़ा के और 10,000 इशू किए, तो शेयर्स कितना हो गया? 20,000। सपोजिटली कमाई उतना ही है, लाख रुपया, तो आपका पहले पर शेयर कितना था? 10 रुपया, अभी कितना हो गया? 5 रुपया। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने के लिए आपको और पैसा चाहिए, तो इक्विटी शेयर छोड़ के प्रेफरेंस या डिबेंचर, सो वो वाली बात है। 1 किलो का केक है, 100 स्टूडेंट है, तो पर स्टूडेंट कितना मिलेगा? 10 ग्राम। यदि स्टूडेंट 200 हो गए तो पर स्टूडेंट कितना मिलेगा? 5 ग्राम। तो जब आप इक्विटी शेयर बढ़ाते हो तो पर इक्विटी शेयर का जो कमाई है, जिसको ईपीएस बोलते हैं, अर्निंग्स पर शेयर, वो कम हो जाता है, वो उसमें नुकसान भी है। कंसर्निंग ऑफ शेयर्स, अब क्या होता है, कई बार कंपनी पे इल्ज़ाम लगता है कि कंपनी शेयर बाजार में मैनिपुलेट कर रही है शेयर प्राइसेस को, जिसके शेयर्स कम रहे तो मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगता है, फिर सेबी बंदी डाल देता है या रोक देता है कि तुम अभी शेयर बाजार पे अगले 5 साल तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपनी पर इल्ज़ाम लगता है कि वो लोग शेयर बाजार का भाव में मैनिपुलेट कर रहे हैं। फ्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, अभी क्या होता है, नवा इक्विटी शेयर का पैसा चाहिए तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स ने इश्यू करती है। अब ये ले लो, सपोजली रिलायंस में आधे शेयर्स किसके पास है? मुकेश अंबानी। अब वो लोग फर्दर इक्विटी शेयर्स के बजाय कर्जा लेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल, 100 शेयर्स है, मुकेश अंबानी के पास 50 शेयर्स है, कंट्रोल कितना आ गया रिलायंस का? 50% आ गया। सपोजली और 100 शेयर इशू किए रिलायंस ने, 100 का 200 कर दिया, मुकेश अंबानी के शेयर्स उतने के उतने, तो पहले 50% का था, अभी क्या हो गया? 25%। तो कंट्रोल बढ़ा क्या घटा? घटा ना। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करने के बाद और पैसा चाहिए तो इक्विटी नहीं दूसरा इशू करती है, क्योंकि इक्विटी शेयर जब बढ़ता है तो मेरा कंट्रोल कम हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है।
शेयर्स बेचे तो आपने बहुत सारा 50% शेयर्स पे, तो कंपनी किसे चलेगी, आपकी या चेतन की? पहली बात तो कंपनी एक आदमी की नहीं रहती है, अदर देन ओपीसी 1% कंपनी। कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, एक ने किसी और को बेचा तो कंपनी, एक आदमी तो थोड़ी बेचेगा, कंपनी का नाम वही रहेगा, पब्लिक लिमिटेड है, शेयर बाजार में बिक रही है, बस शेयर होल्डर अंदर के अंदर चेंज हो रहे हैं, कंपनी तो वही है। अनलेस तेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तूने किसी को बेचा और नाम चेंज हो गया, पूरा कंपनी बेच दिया है, मतलब तूने सपोजिटली एक कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो शेयर्स उसके शेयर बाजार में नहीं बिक सकते क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के शेयर बाजार में बिकते नहीं है। तो यदि वो प्राइवेट लिमिटेड है और मुझे बेच दिया तो मैं मालिक हो जाऊंगा, मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा, कंपनी का नाम मैं बदल सकता हूँ। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो अंदर के अंदर 50, 100, 1000 लाख शेयर्स बदले हैं, बट कंपनी का तो नाम वही है, सिर्फ कंट्रोल, यदि तूने अपना शेयर्स कम कर दिया तो तेरा कंट्रोल कम हो गया, बाकी तो सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं है उसमें। आया समझ में? लेकिन शेयरहोल्डर्स को भी डिसएडवांटेज है, अनसर्टेन रिटर्न। मैं बताया था ना रिलायंस का डिविडेंड क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अलग अलग प्रकार का रिलायंस डिविडेंड, ठीक है, क्या था, अलग अलग रेट पे ने बताया था ना 2022। ये देखो अलग अलग, क्या पहले कितना, 8 रुपये पर शेयर, 7, 6.5, 19, 20, 21, 22, डिविडेंड का रेट क्या है, सेम है क्या, फर्क है? तो बढ़ रहा है, कभी दूसरे कंपनी का घटता भी है। सो बोलने का तात्पर्य है कि रिटर्न्स कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। प्रिंसिपल अमाउंट, कभी कभार किंगफिशर एयरलाइंस जिसने पैसा लगाया है, अभी तो कंपनी ने कर्जा भी पूरा लौटाया नहीं, तो इक्विटी शेयर को तो मिलना लगभग नामुमकिन है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही कभी कभार नहीं मिलता है। फॉल इन ईपीएस, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 1 लाख रुपए का कमाई है, 10,000 शेयर है, तुमने और 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया तो पर शेयर कमाई बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा ना, तो ईपीएस गिरता है जब शेयर्स बढ़ाते हो। डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, मैंने वापस एग्जांपल लिया था कि 100 शेयर्स है, मुकेश अंबानी के पास 50 शेयर है और 100 इशू किए तो ओनरशिप डाइल्यूट हो गया ना, बाकी के पास चला गया, तो ओनरशिप डाइल्यूट भी होता है। तो इस प्रकार से ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग का था। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर का मैंने अलग से वीडियो बनाया, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग से उसका वीडियो बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।